हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। और हम क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इसका नाम है उद्योग, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़, जो कि है हमारा चैप्टर 5। क्लास 6 और क्लास 7th की ज्योग्राफी ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जिसमें हम उद्योग को अच्छे से समझेंगे कि कहीं पर भी अगर आपको उद्योग स्थापित करना है तो कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे, उद्योगों की स्थिति देखेंगे। जो कुछ भी इस चैप्टर में दिया गया है सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर 4 में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है इसको हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, ठीक है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला था प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा था द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा था तृतीयक क्षेत्र। और उस चैप्टर में ये भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में यानी कि सेकेंडरीज में क्या कुछ होता है, और तृतीय क्षेत्र में क्या चीज़ें आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि या फिर कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको रखते हैं। जैसे आप कृषि कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, इसके अलावा आप पशुपालन कर रहे हो, आप मत्स्य पालन कर रहे हो, ये सब कुछ आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत था, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है आपका उद्योग, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। जितने भी उद्योग होते हैं वो सब आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में चीज़ें आती हैं उसको वो सहयोग प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे आपका परिवहन है, बैंकिंग है, ये सब क्या है? ये सब आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चैप्टर 4 में ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई है। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो उद्योग है ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी स्टोरी से, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि कागज बनता कैसे है, ठीक है। तो कागज जो हमारा बनता है वो बनता है पेड़ों से। किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। इसके जीवन की जो शुरुआत है वो हो जाती है हमारे वृक्ष से। तो आप सोचेंगे कि आप जितने भी बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जितने भी कागज़, जितनी भी चीज़ें आप कागज़ से रिलेटेड यूज़ करते हो वो सब कुछ आपका पेड़ पौधों से बनता है। तो जो वृक्ष होते हैं ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देते, ये सिर्फ हमें ईंधन नहीं देते, फल नहीं देते, फूल नहीं देते, बल्कि इसके अलावा पेड़ पौधों का इस्तेमाल बहुत सारी ज़रूरतों में होता है। औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमने अभी ये भी जान लिया कि कागज़ के लिए भी हम वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, ठीक है, वृक्षों को काटा जाता है। इसके बाद इसे लुगदी मिल में लेकर के जाते हैं, जो पल्प मिल होता है जहाँ से ये चीज़ें तैयार होती हैं, वहाँ पे लेकर गए इसको। फिर लकड़ी का जो पल्प होता है उसको, जो रेशा होता है उसका हम निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे हम रासायनिक द्रव्य का यानी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। इसके बाद आपका तैयार हो जाता है पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पेड़ की यात्रा दिखाई गई है कि एक पेड़ की यात्रा कैसी है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी आपको दे दिया गया कि कागज़ बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है, फिर उसको लुगदी मिल में ले जाते हैं, फिर उस लकड़ी का जो पल्प होता है, जो रेशा होता है, उसको निकालते हैं, उसको केमिकल में मिक्स करते हैं। इसके बाद आपका एक पेपर तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये भी एक तरीके का उद्योग है। उद्योग ही तो है ये। किस प्रकार से एक पेड़ को हमने एक कागज में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हुआ? एक इंडस्ट्रीज बन गया, एक उद्योग डेवलप हो गया इसका, है ना। तो देखिए, अगर हम अपने भारत को जीडीपी के हिसाब से देखते हैं तो भारत तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर भारत को हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं,
जनसंख्या के हिसाब से भारत को देखते हैं तो ज़्यादातर जनसंख्या भारत की कृषि पे या कृषि से आधारित संबंधित उद्योगों पर आधारित है। ये भी चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो हम उस ऐसे ही हम कह देते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। उसका रीज़न यही है क्योंकि भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे, भारत के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जो उद्योग होते हैं उसका जो रिलेशन होता है, उसका जो संबंध होता है वो आर्थिक गतिविधि से ही होता है। किससे होता है? आर्थिक गतिविधि से, जिसमें हम वस्तुओं के उत्पादन से लेकर खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से इसको हम रिलेट कर। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं इसको हम समझते हैं। जैसे लौ अयस्क है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? धरती से इसको हम निकालते हैं। लौह अयस्क को हम धरती से निकालते हैं, उसका निष्कर्षण करते हैं। और लौह अयस्क क्या है? एक कच्चे माल के रूप में है, क्योंकि लौह अयस्क कच्चा माल ही है ना, उसको हम धरती से निकाल रहे, अब उसका इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ों में करते हैं। तो ये क्या है? जो लौह अयस्क हम निकाल रहे हैं धरती से, वो भी तो एक उद्योग ही है, वो एक उद्योग हो गया हमारा। और जब हम उसी लोहे से इस्पात तैयार करते हैं, जो स्टील होता है, जब उसी लोहे से हम एक स्टील को बनाते हैं तो वो भी आपका एक उद्योग हो गया। ठीक है, लौह अयस्क का हम निष्कर्षण कर रहे हैं, धरती के अंदर से उसको निकाल रहे हैं, तो वो भी एक उद्योग है। जब उसी लोहे से हम स्टील तैयार कर रहे हैं, इस्पात बना रहे हैं, वो भी एक उद्योग है। सेवा क्षेत्र है, जैसे जो परिवहन है, जो बैंकिंग है, ये सब भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ, है ना। ये क्या है? एक सर्विस है, मैं आपको एक सेवा प्रदान कर रही हूँ। तो इस सर्विस को हम क्या कहेंगे? एजुकेशन इंडस्ट्रीज। अभी तो बहुत सारी बड़े बड़े एजुकेशन इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, है ना। तो ये सब कुछ बेसिकली क्या है? ये सभी आपका उद्योग है। किसी भी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधि है उसको हम उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें आपका कच्चा माल भी है, खनिजों का निष्कर्षण भी है और सेवाएं भी हैं। जो बातें आपको यहाँ पे दी गई हैं कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सब कुछ आपका उद्योग के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपका उद्योगों के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण हम करते हैं कच्चे माल के रूप में, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर हमसे पूछे कि उद्योगों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं, तो हम उद्योगों का वर्गीकरण 3 आधार पे करते हैं। कच्चे माल के आधार पे करते हैं, आकार के आधार पे करते हैं और स्वामित्व के आधार पे। आकार मतलब ये नहीं कि जो बहुत बड़ा है उद्योग, वो जो है कि सबसे बड़ा उद्योग है, नहीं। इसका एक निश्चित पैमाना होता है कि कौन सा उद्योग बड़ा है और छोटा है, ये कौन डिसाइड करता है या कैसे डिसाइड होता है, इसको हम आगे देखेंगे। स्वामित्व के आधार पे उद्योग मतलब जिसमें निजी उद्योग आ जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इन सारी चीज़ों को आगे हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कच्चा माल। कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण, यहाँ पे इसको हम देखते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकता है। मतलब कच्चा माल आपको कृषि आधारित हो सकता है, खनिज आधारित जो खनिज होते हैं, समुद्र आधारित जो समुद्रों में मिलते हैं, जो वन आधारित। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऊपर ही दिया गया था आपका कागज। वो क्या था? वो वन आधारित उद्योग ही था। मैंने बोला था वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, है ना। आइए अब इसको भी अच्छे से समझेंगे। जो कृषि आधारित उद्योग होता है, इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं।
तो कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। वनस्पति और जंतु आधारित जितने भी उत्पादों का यूज़ हम करते हैं वो सब कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप सूती वस्त्र जो पहनते हो, ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। क्यों? इसका कच्चा माल क्या है? कपास। ठीक है, ये कृषि आधारित उद्योग हो गया। दूसरा, जो चमड़ा उद्योग होता है, जो चर्म उद्योग होता है, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। क्यों? अब आप कहोगे ये खेतों से तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे इसने बोला है वनस्पति और जंतु आधारित, तो चमड़ा तो हमें जंतु से ही मिल रहा है ना, पशुओं से ही मिल रहा है। जैसे आपका खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, जितने भी ये दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो सब क्या है? ये आपके कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि वो हमें पशुओं से मिल रहा है। ठीक है, तो जितने भी वनस्पति और जंतु से हमें चीज़ें मिलती हैं वो सब आपका कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि चमड़ा उद्योग जो है कौन सा उद्योग है, तो ये कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि आपको दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि वनस्पति से हमें जो चीज़ें मिलेंगी और जो चीज़ें हमें जंतुओं से मिलेंगी वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। ओके। सेकेंड आपका है खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, खनिज, आप बहुत सारे खनिज जानते होंगे। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे भारी मशीन हो गई, भवन निर्माण हो गया, या फिर रेल के डिब्बे बनाने में। जैसे खनिज आधारित उद्योग का एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे आपका लौह अयस्क है। ठीक है, जब लौह अयस्क से आप इस्पात बनाते हो, जब आप स्टील बनाते हो, तो लौह अयस्क कई चीज़ों को बनाने के लिए ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। जब आप स्टील बना रहे हो तो कच्चा माल क्या है? लौह अयस्क है, खनिज ही है ना वो। लौह अयस्क क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। इसके अलावा लौह अयस्क बहुत सारी चीज़ों में लगता है, तो लौह अयस्क उन सभी के लिए कच्चा माल हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे भारी मशीन हो गई, वाहन हो गए, भवन निर्माण आप कर रहे हो या रेल के डिब्बे बना रहे हो, उसमें भी ये चीज़ें लगती हैं। उसी की बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहले खनिज को हम निकाल लेते हैं ज़मीन से, इसको साफ कर देते हैं, फिर अयस्क को हम धातु में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसमें विशेष प्रकार की धातु का शुद्ध रूप निर्माण करते हैं, और फिर उन मिश्र धातुओं को हम किसी अन्य उद्योग में इस्तेमाल करते हैं। जो अन्य उद्योग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए वो कच्चा माल है। ठीक है। थर्ड है आपका समुद्र आधारित उद्योग। अब समुद्र आधारित उद्योग मतलब सिंपल सी बात है, जो हमें समुद्रों से मिल रहा है, मतलब सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूं, जैसे फ़िश ऑयल। जो लोग जिम जाते हैं वो फ़िश ऑयल का यूज़ करते हैं, है ना। मछली का तेल, तो वो कहाँ से मिल रहा है? मछली का तेल वो सागर महासागर में जो मछलियाँ आपको मिल रही हैं उन्हीं से मछली का तेल बनाया जाता है ना। तो ये क्या है? ये समुद्र आधारित उद्योग है। फोर्थ है आपका वन आधारित उद्योग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको सबसे पहले मिल गया था। जो आप कागज़ बना रहे हो वो क्या है? वन आधारित उद्योग है, क्योंकि कागज़ हमें कहाँ से मिल रहा है? उसका कच्चा माल क्या है? उसका कच्चा माल है वन, जो वृक्ष हैं वो कच्चा माल है उसका। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे आपका लुगदी एवं कागज़, औषध, रसायन, फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, वुडन लकड़ी के जो फर्नीचर्स होते हैं, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। जैसे आप घर बनाते हो, बहुत जगहों पे आप देखोगे लकड़ी के घर होते हैं ना। तो ये जो वन आधारित जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसमें कच्चे माल के रूप में वनों का इस्तेमाल किया जाता है। यही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये हमने कच्चे माल के आधार पे इसका वर्गीकरण किया: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। अब आकार के आधार पे अगर हम उद्योग का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें दो प्रकार आते हैं इसके। एक आता है आपका
लघु आकार का उद्योग, नाम से लग रहा होगा, लघु मतलब छोटा और बृहद मतलब बड़ा, जो बड़े आकार के उद्योग होते हैं। अब आप ये कैसे पता करोगे कि लघु आकार का उद्योग कौन सा है और बृहद आकार का उद्योग? इसके साइज से पता नहीं करोगे कि ये बड़ा है तो ये जो है बृहद आकार के उद्योग आते हैं। इसमें आता है कि निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। मतलब कि उसमें पूंजी का निवेश कितना किया गया है, कितना पैसा लगा है उसमें, उसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उसका कितना उत्पादन हो रहा है, इसके आधार पे उसको हम लघु या फिर बृहद उद्योग में शामिल करते हैं। अगर पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर बहुत ज़्यादा है, उत्पादन भी बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है, तो वो आ जाता है आपका बृहद आकार के उद्योग। लेकिन अगर पूंजी कम है, संख्या भी बहुत कम है और उत्पादन भी नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे आकार का उद्योग है। ठीक है। अब लघु आकार के उद्योग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसको हम कुटीर या फिर घरेलू उद्योग भी कहते हैं। जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। अगर आप देखोगे, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल दिया जो होता है, दिवाली के टाइम पे आप देखोगे जो मिट्टी के दिए बन के आते हैं, वो क्या होता है, वो लघु आकार के उद्योग होते हैं। जिसमें आपका आ जाता है टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन जो तैयार होते हैं, अन्य हस्त निर्मित हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूंजी भी कम लगती है और टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है उसका भी कम इस्तेमाल होता है लघु आकार के उद्योग में। जबकि बृहद आकार के जो उद्योग होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में पूंजी भी लगती है, श्रमिक भी ज़्यादा लगते हैं, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे आपका है ऑटोमोबाइल और भारी मशीनें, ये आपके उदाहरण हैं बृहद आकार के उद्योग के। इसके बाद हम स्वामित्व के आधार पे अगर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कि स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने तरीके के होते हैं, तो ये आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका आ जाता है निजी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरा है आपका संयुक्त क्षेत्र और चौथा है आपका सहकारी क्षेत्र। नाम से ही लग रहा होगा आपको निजी क्षेत्र, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा हो सकता है या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा ये उद्योग स्थापित किया जाता है। ठीक है। इसका जो स्वामी होता है, इसका जो स्वामित्व होता है, वो एक व्यक्ति के पास होगा या व्यक्तियों के कुछ समूह होंगे, वो इसके मालिक होंगे, जो निजी क्षेत्र होते हैं। दूसरा जो आपका है सार्वजनिक क्षेत्र, इसका जो स्वामित्व होता है ये होता है सरकार के पास, इसका संचालन सरकार के द्वारा होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, इस पे सरकार का स्वामित्व है। ठीक है, इसमें सरकार ही मालिक है। फिर आपका जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के कुछ समूह इसके मालिक होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण है। इसके बाद जो फोर्थ है आपका सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जिसमें कई सारे लोग मालिक होते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या फिर जो सुधा डेयरी सहकारी है, ये जो है आपका सहकारी क्षेत्र उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उद्योगों के वर्गीकरण को अच्छे से देखा। अब हम आगे देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम कहीं पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कहीं पे उद्योग स्थापित कर रहे हैं अपना, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्ट करेंगी, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। जब भी हम कोई उद्योग स्थापित करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो कच्चे माल के नज़दीक हो। जो भी उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं कि कच्चा माल जो है, जैसे अगर हम
इस्पात बनाने का कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हमें लौ अयस्क मिल जा रहा है उसके आसपास हम इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि वो अगर दूर होगा तो परिवहन लागत बहुत ज़्यादा होगी, फिर बहुत सारे खर्चे आएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मजदूर जहाँ पे आसानी से मिल जाए, ठीक है, पूंजी पैसा होना चाहिए, तब तो आप कोई उद्योग स्थापित करेंगे। बाजार की निकटता हो, ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत दूर है तो आप भेजने में ही कितना पैसा लग जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो उसमें जल का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे उद्योग जो है वो इसके आसपास रहते हैं। फिर विद्युत, बिजली अच्छी हो, भूमि अच्छा हो और नॉर्मल रेंज में मिल जा रहा है, परिवहन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और संचार का भी माध्यम वहाँ पे होनी चाहिए। तो बेसिकली इनमें से एक दो चीज़ें नहीं रहेंगी तो चलेगा, लेकिन मोस्टली इतनी चीज़ें होनी ज़रूरी है जब आप किसी उद्योग को स्थापित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक तंत्र को। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ये क्या होता है, निवेश क्या होता है, प्रक्रम और निर्गत क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, आप निवेश कर रहे हो, आप ये इनपुट दे रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद एक प्रोसेस फॉलो होगा, प्रक्रम, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, वो क्या है, वो क्या है, प्रक्रम है। इसके बाद निर्गत, निर्गत मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, आपने पढ़ाई करी, आपने अपना इनपुट दिया, फिर एक प्रोसेस हुआ बीच में, आपके एग्ज़ाम्स लिए गए, निर्गत एक आउटपुट मिला आपको, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, निवेश में जैसे आप जो चीज़ें आप निवेश करते हो, जो आप इनपुट देते हो, जैसे कच्चा माल है, जैसे लौह अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर है, श्रम है, पूंजी है, स्थान है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब निवेश होता है। अगर आपको लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना है तो आप उसके लिए निवेश क्या करोगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। निवेश आप क्या क्या करोगे, आप कच्चे माल लेकर के आओगे, जैसे लो अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ठीक है। श्रमिक लेकर के आओगे जो वहाँ पे काम करेंगे, पूंजी आप अपना लगाओगे, पैसा लगाओगे, स्थान देखोगे कि ये ठीक है या नहीं है, वो आप दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हुई, आपने निवेश करा, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड प्रक्रम, एक प्रक्रिया फॉलो होगा, यानी कि जो लौ अयस्क है उसको स्टील में बदलने के लिए कई स्टेप होंगे जिससे आपको गुजरना होगा, ये क्या है, एक प्रोसेस होगा। फिर लास्ट में आपका आता है निर्गत, यानी कि उत्पादन। फिर हमें क्या मिलता है, जब हम इतनी चीज़ें कर लेते हैं, हम निवेश भी कर दिया, एक प्रक्रिया भी फॉलो हो गई, तो अब हमें स्टील मिल गया, ठीक है। और फिर स्टील को हम बहुत सारे उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम करते हैं निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, ये सारी चीज़ें शामिल होती है, ये सब क्या है, निवेश, ये आप निवेश कर रहे हो। फिर प्रक्रम में कई तरीके के क्रियाकलाप होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। फिर निर्गत जो है ये अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है, जैसे सूती वस्त्र के उद्योग में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये सब आपके निवेश हैं। प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सब क्या एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, प्रक्रम है। फिर है निर्गत, जो आपको आउटपुट मिला वो है आपका कमीज, ठीक है, क्योंकि आप सूती वस्त्र अगर उद्योग स्थापित कर रहे हो तो कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये आपने निवेश कर दिया। फिर प्रक्रम में ओटाई होगी, कटाई होगी, बुनाई होगी, रंगाई होगी, छपाई होगी, ठीक है। फिर आपको निर्गत में क्या होगा, आप उत्पादन मिलेगा, जो चीज़ आप बना रहे हो, आपको कमीज जो है वो तैयार होके मिल गया, ये आपका उत्पादन हो। तो ये है आपका औद्योगिक तंत्र। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, औद्योगिक प्रदेश। ज़्यादातर आपको औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेंगे पूर्वोत्तर अमेरिका में, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में। और जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जो कि एक ठंडा इलाका होता है। समुद्री पत्तनों के समीप मिलते हैं, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट ये स्थित होते हैं। देखिए, जो समुद्री मार्ग से यातायात जो है वो बहुत सस्ता होता है, सुलभ होता है, इसीलिए
और समुद्र के आसपास उद्योगों को स्थापित किया जाता है। एक तो परिवहन लागत वहाँ पे कम होता है, ठीक है, क्योंकि जलमार्ग से यात्रा करना काफ़ी सस्ता हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, वो भी हमें आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश को दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जितने भी आपको लाइट पिंक में दिख रहे हैं ये आपके विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं, और जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे होंगे ये आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। इधर अगर अगर आप देखेंगे जो कि उत्तर अमेरिका वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी मात्रा में औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे स्थापित हैं। यहाँ अफ्रीका में आप देख सकते हो, यूरोप में आप देख सकते हो, यहाँ भारत में भी जो गंगा घाटी के आप पास देख रहे हो, इधर मुंबई में आप इधर देख सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है, औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे, यहाँ पे आपको दिया भी गया है, ये देखिए ये वाला इलाका जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इधर इधर चेन्नई के पास में, ठीक है। तो भारत में बेसिकली अगर आप औद्योगिक प्रदेश को देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा मुंबई, पुणे समूह, बैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है भोपाल की। भोपाल में एक औद्योगिक दुर्घटना हुआ था, गैस रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हज़ारों लोगों की इसमें जानें गई थी। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, सीरीज़ भी बना हुआ है, अभी हाल ही में एक सीरीज़ भी आई थी इसके ऊपर, आप वो चाहे तो देख सकते हो। उसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से कितने घंटों तक लोगों ने वहाँ पे सरवाइव किया। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे, और जो बचे भी उनमें भी अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियाँ आदि से ये पीड़ित हैं, और आज भी इस समस्या से वो जूझ रहे। वो इतना ज़्यादा विनाशकारी था कि लोग आज भी उससे प्रभावित हो। इसीलिए जब भी कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आसपास लोग ना रहते हों, है ना। वो दूर दराज के क्षेत्रों में इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका प्रभाव जो है, अगर किसी तरीके की दिक्कत हुई तो उसका प्रभाव जो है लोगों तक ना हो, कम से कम नुकसान वो कर सके। ओके, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जोखिम कम करने के उपाय दिए गए हैं कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जो आवासीय क्षेत्र है, उन जगहों पे आप औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित मत करिए। दूसरी चीज़ है कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संक्रमण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आग की चेतावनी और अग्नि शमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। और पांचवा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो इससे इन चीज़ों को अपना करके क्या है कि एक जोखिम को कम किया जा सकता है किसी हद तक। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। इस बॉक्स में दिया हुआ है, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि उभरते हुए उद्योग को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं सनराइज उद्योग के नाम से। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है, जो अभी इस टाइम पे उभर रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं ना, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं सनराइज उद्योग, जिसके अंतर्गत इतनी चीज़ें शामिल की गई हैं। इसके बाद है प्रमुख उद्योग के वितरण को अगर हम समझें तो विश्व के प्रमुख उद्योग जिसमें है आपका लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। इन्हीं तीनों को हम यहाँ पे
पढ़ेंगी। लोहा इस्पात उद्योग और जो वस्त्र उद्योग है ये तो काफ़ी पुराना है, बहुत पहले के टाइम से ये चीज़ें हैं। लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो आपका एक नया उभरता उद्योग है, वो नया नया आया है, मतलब वो पहले से नहीं था। ठीक है, तो यही जो नया उभरता उद्योग है इसी को हम कहते हैं सनराइज उद्योग, जिसमें आपका सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। ठीक है, सबसे पहले ही हम यहाँ पे देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग को। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जैसे अगर हम मान लीजिए हम कोई इस्पात बनाने की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, या फिर हम सूती वस्त्र मिल लगाना चाह रहे हैं, या लोहा इस्पात उद्योग लगाना चाह रहे हैं, तो किसी भी तरीके का आप उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है निवेश, कि आप अपना निवेश करोगे। ठीक है, फिर एक प्रोसेस फॉलो होगा, प्रक्रम होगा, और फिर आपको आउटपुट मिलेगा, निर्गत मिलेगा आपको। ठीक है, तो किसी भी उद्योग के लिए ये तीन चीज़ें मस्ट होती हैं, वो चाहिए होता है। उद्योग के निवेश में आपको श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य संरचना के साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर, कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होता है। इसके बाद तो जैसे आप लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निवेश करोगे, जिसमें श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। ये क्या है, ये आपका निवेश है, ये आपने निवेश किया, इनपुट दिया। इसके बाद लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, जब आप लौह अयस्क से इस्पात बनाएंगे, स्टील बनाएंगे, तो वो कई चरणों से होकर के गुजरता है। ऐसा नहीं है कि आप लौह अयस्क लेकर गए और इस्पात बन गया, ऐसा तो नहीं है। जब आप लौह अयस्क को लेकर के जाओगे स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कई चरणों से, कई प्रोसेस से होकर के गुजरेगा। जैसे कच्चे माल में झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहाँ पर यह प्रगलित होता है। ठीक है, इसके बाद ये परिशोधित होता है, प्राप्त जो उत्पाद है वो इस्पात होता है, फिर लास्ट में आपको स्टील जो है वो बन करके मिल जाएगा। ये आपका आउटपुट हो गया, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब जो इस्पात है, अब इस्पात से जो जो चीज़ें बनेंगी तो इस्पात उसके लिए कच्चा माल हो गया, है ना। तो इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। तो फिर हम हम इससे तार बनाते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रगलन वर्ड का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि जब आप लोहे इस्पात उद्योग स्थापित करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें करते हो, क्या निवेश करते हो, फिर क्या आपका प्रक्रम होता है, फिर आपको निर्गत आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका लौह अयस्क है ये तो कच्चा माल है इस्पात बनाने के लिए, लेकिन जब वो इस्पात बन गया, अब उस इस्पात से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे तार बना रहे हैं उसको, तो इस्पात फिर उसके लिए कच्चा माल हो गया, तार बनाने के लिए वो कच्चा माल हो गया, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक डायग्राम की मदद से बताया गया है कि यहाँ पे इस्पात का उत्पादन हो रहा है। तो 8 टन कोयला, फिर 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, इतनी सारी चीज़ें मिली तो आपका 1 टन इस्पात बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे लौह अयस्क, झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक कैसे इस्पात बन रहा है। यहाँ से ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, ये झोंका भट्टी में ये जा रहा है। यहाँ से गर्म वायु जा रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रगलित लोहा, जो अच्छा लोहा है, जो अच्छी धातुएं हैं, जो सही लोहा है, वो यहाँ से निकल जा रहा है इसमें, और जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें, उसको धातु मल के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस्पात जो है वो तैयार होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड हम किसको कहते हैं, तो वो हम कहते हैं इस्पात को। ठीक है,
लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम यूज़ करते हैं वो या तो लोहा से बनी होती है या फिर इस्पात से। जैसे औजार हो गए, मशीनें हो गई, आप देखते हो उसमें लोहे लगे होते हैं, इस्पात भी लगे होते हैं। रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटो है, ये ज़्यादातर चीज़ें आपकी इस्पात से बनती हैं। यहाँ तक कि आपका जो सेफ्टी पिन है, आप जो सुई यूज़ कर रहे हो कपड़े को सिलने के, वो इस्पात से बना होता है। तो बड़ी से बड़ी मशीन से लेके छोटी से छोटी वस्तुएं भी इस्पात और लोहे से बनी होती हैं। ठीक है, तो इस्पात का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है। जब आप घर बनाते हो, भवन बनाते हो, तो भी आप इस्पात का इस्तेमाल करते हो, है ना। यहाँ पे आपको एक इमेज के थ्रू ये बताया गया है कि जो कारखाने हैं, लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति पहले कहाँ पे स्थापित होते थे, उसके बाद जैसे 1800 से पहले, 1800 ईस्वी से पहले सर्वोत्तम स्थिति आपको यहाँ पे थी। फिर 1850 से 1950 में सर्वोत्तम अवस्थिति, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े बहुत घर आपको दिख रहे हैं। फिर अब जो है यहाँ जल के समीप ही ये कारखाना स्थापित किया गया है ताकि परिवहन लागत भी कम हो, आसानी से ले जाया जा सके इसको, और कोयले के आसपास क्षेत्र हो उसका। ठीक है, 1800 से पहले इस्पात उद्योग वहाँ पर होते थे जहाँ पे कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से मिल जाता था। बाद के जब उद्योग स्थापित हुए तो कोयले के क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट में स्थापित किया गया। फिर 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में स्थापित किया गया। इसीलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो जब हम विदेश से लौह अयस्क मंगा रहे हैं तो इसके लिए परिवहन लागत तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और जल मार्ग सबसे सस्ता और सुलभ संसाधन होता है। तो इसीलिए समुद्रों के पास में, समुद्र पत्तन के पास में ये उद्योग स्थापित किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप वाला हिस्सा, जहाँ पे आपको दिख रहा है जर्मनी इधर है। फिर आपका भारत में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, उत्तरी अमेरिका में भी आपको दिख रहा है अच्छी मात्रा में, और दक्षिणी अमेरिका में ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में ये आपको भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले। ये 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये जो 4 राज्य हैं यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जिस पे आपको एक नाम दिया गया है यहाँ पे जमशेदपुर। 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, और ये निजी स्वामित्व था, मतलब खुद का था, पहले किसी एक का था। लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता के बाद में सरकार ने क्या किया, इसको अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र इसमें स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा, और क्योंकि इस टाइम मैं झारखंड में ही हूँ, तो झारखंड में जो स्वर्णरेखा नदी है और जो खरखई नदी है, इसके संगम के पास में साक्षी में 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। साक्षी एक मार्केट है हमारे यहाँ से, वो 45 मिनट लगता है वहाँ जाने में। इसके बाद साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर, ये एक स्टोरी है जो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति भी बताई गई है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलेमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। चूँकि जो आपका स्वर्णरेखा नदी है, जो खरखई नदी, वहाँ से जल अच्छी मात्रा में मिल जाता है ना, और आसपास के क्षेत्रों से सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला मिल जा रहा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलेमाइट और मैग्नीज मिल जा रहा है, और खरखई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जा रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, इसीलिए आसानी से यहाँ पे
जो है चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा था जो वो हमारे भारत का था। अगर हम पिट्सबर्ग देखें जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, ये भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे भी बेसिकली सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना, कि जल चाहिए, उसके लिए अच्छी मात्रा में जल चाहिए, श्रम चाहिए, कच्चा माल चाहिए, परिवहन होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए और संचार की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर रहती हैं तो वहाँ पे उद्योग स्थापित हो जाता है। तो ये पिट्सबर्ग में जो महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, चूँकि यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे उद्योग स्थापित है। ठीक है, ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, अभी हमने लोहा इस्पात उद्योग को देखा। अगर आपको सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करना है तो इसमें भी वो तीनों चीज़ चाहिए आपको, निवेश, प्रक्रम, उत्पादन। ठीक है, कच्चा माल तो चाहिए, कपास चाहिए आपको, है ना। कपास है, ऊन है, सिल्क है, जूट है, पटसन है, इसका प्रयोग हम वस्त्र निर्माण में करते हैं। कपास से जैसे हम सूती वस्त्र बनाते हैं। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैसे आपका कपास है, ऊन है, सिल्क है, लिनन है, जूट है, ये सब आपके प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रकृति से प्राप्त होता है। मानव निर्मित रेशा जिसको मनुष्य तैयार करता है, जिसमें नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और रेयान है। ठीक है, टेक्सटाइल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ये लैटिन के टेक्सी यरे से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। चूँकि सूती वस्त्र उद्योग जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये प्राचीनतम उद्योग है, बहुत पहले से आ रहा है। ठीक है, भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। आपको ये नाम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछते हैं। ब्रिटिश शासन से पहले हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्र एक विस्तृत भारतीय बाजार था। पहले हाथों से बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम आने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। कहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछ भी देता है। लेकिन जब हम हाथ से बुनते थे तो बहुत समय लगता था और महंगा भी होता था, है ना। तो इसीलिए फिर इनको क्या किया गया कि यंत्रों से इसका निर्माण किया गया, मतलब मशीनों से ये बनाया जाने लगा, क्योंकि हाथों से बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और वस्त्र का उत्पादन भी महंगा हो जाता था, है ना। यहाँ ऊपर आपको सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश दिखाए गए हैं। भारत में भी आप देख सकते हैं, एशिया वाले हिस्से में, इधर आप यूरोप में देख सकते हैं, उत्तर अमेरिका में आप देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका में भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ये, अफ्रीका में 2 जगह पे है सिर्फ ये। ठीक है, जापान में भी है। जहाँ पे आप ब्लैक कलर के देख पा रहे होंगे ये सब आपके सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में खोला गया था, कब? 1854 में। ये भी आपसे पूछ सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुंबई में जो वस्त्र मिल है वहाँ अच्छा चलता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जल अच्छी मात्रा में एक तो मिल जाता है ना। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, कच्चे माल भी वहाँ पे मिल जाते हैं, श्रमिक भी वहाँ पे मिल जाता है। इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी मात्रा में, ये उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये अच्छा चल जाता है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण ही पनपा था। बाद में सारी चीज़ें अच्छी हो गई। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद यह बंद हो गया था।
ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे अगर कि सबसे पहला सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ खोला गया था और कब खोला गया था, तो ये खोला गया था 1854 में मुंबई में। आपसे पूछे देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित हुआ, तो कोलकाता में 1818 में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पहली सूती मिल हमारे भारत में कहाँ पे स्थापित हुई, तो अहमदाबाद में हुई थी 1859 में। फिर मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था, कौन सा? अहमदाबाद। पहले नंबर पे मुंबई, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद था और अहमदाबाद को ही भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के लिए सारी अनुकूल दशाएं हैं, जैसे कच्चे माल के रूप में आपको कपास मिल जाता है। जलवायु, कताई और बुनाई के लिए जलवायु यहाँ पे अच्छी है। भूभाग सपाट मिल जाता है, ठीक है, आसानी से भूमि मिल जाती है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस वजह से यहाँ पे सूती वस्त्र मिल जो है वो स्थापित हो जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। यहाँ श्रमिक भी मिल जा रहे हैं, परिवहन के लिए सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर है। बाज़ार है जहाँ पे आसानी से पहुँच जाता है, ठीक। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं और आप वीडियो को रोक करके भी बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप उसको वीडियो को रोकिए, उसको नोट डाउन करिए। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। जो हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग का उत्पादन करते हैं उसका लगभग हम 1/3 हिस्सा बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं, है ना। इसके बाद हम ओसाका कहाँ है? ये है जापान में। ये जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है और जिस तरीके से अहमदाबाद को हम भारत का मानचेस्टर बोलते हैं, उसी तरीके से हम ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि जापान का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो ओसाका। अगर आपसे पूछे भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद, ठीक है। और यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके लिए भी जो अनुकूल दशाएं होती है वो सब कुछ यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है ये पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर है, मतलब कच्चा माल ये लोग आयात करते हैं, इनके यहाँ होता नहीं, ये बाहर से मंगाते हैं। जैसे कपास मंगाते हैं मिस्र से, भारत से, चीन से और यूएसए से, ये कपास को आयात करते हैं। परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थान पे बहुत दूसरे सारे उद्योग भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट, ये सब इनका स्थान ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी। अभी हमने जो लोहा इस्पात पढ़ा, फिर सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा, तो ये सब क्या, ये सब पहले के टाइम से ही हैं, है ना। वहाँ पे आप देख रहे हो कि 1818, 1854, ये पहले के टाइम पे है। लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी है ये सनराइज उद्योग है, उभरता हुआ उद्योग है, ये अभी नया नया आ रहा है ना, कि आपको घर बैठे सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। इसके ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं ना। भारत के महानगरीय केंद्रों में जो उभरते हुए ये उद्योग हैं ये आपको देखने को मिलेंगे मुंबई में, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई में। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं। क्या आप जानते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? पहला है कि वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क, महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। दूसरा, फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरा, सेवा और सुविधाओं जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अवशिष्ट निपटान सक्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं।
यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया, जैसे ये बोल रहे हैं कि भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। तो ये बोल रही हैं यह नगर धूल मुक्त है और यहाँ का किराया रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने किया था और इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध है। ये बेंगलोर की बात हो रही है, चूँकि उसको बोला जाता है कि वो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बेंगलुरु में। ठीक, तो आपका ये यहीं तक था। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचा है मानव संसाधन, जिसको हम दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। इसके बाद आपका क्लास 8 का ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे क्लास 6, 7, 8 की। इसके बाद हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सीटेट का प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए, मेहनत से करिए, आपके पास अच्छा टाइम भी है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाया करिए, जो भी चीज़ें इसीलिए मैं हाईलाइट करके रखती हूँ, और जो भी मैं बताती हूँ उसको भी आप एज ए एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिख सकते हो। बाकी आप नोट बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।